Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I welcome you all to our series Blooming in a Narcissist Garden. This is Saida Al Salam with you, your Australian Muslim counselor. ये जो सीरीज़ है ये बात करती है how to handle narcissism through Islamic lens. And मैं आप सबको वेलकम करती हूँ इस सीरीज़ में. आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, नार्सिसिस्ट अब्यूज़ और उनके मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स के बारे में. जब मैंने अपनी काउंसलिंग प्रैक्टिस शुरू की थी तो मुझे ये समझना मुश्किल लगता था कि कैसे कुछ लोग इतने हार्मफुल बिहेवियर्स करते हैं जो इस्लाम के वैल्यूज़ जिस तरह के डिग्निटी, एम्पैथी और केयर के बिल्कुल ऑपोजिट हैं. पिछले 5 साल में काउंटलेस क्लाइंट्स के साथ कन्वर्सेशंस के थ्रू मैंने देखा कि ये मैनिपुलेशन टेक्निक्स कितनी सटल और परवेसिव हो सकती हैं. नार्सिसिज्म कोई नया फिनोमेना नहीं है, लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इसे रिकग्नाइज करना मुश्किल हो गया है. इस लेक्चर का मकसद ये है कि हम इन मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स को समझें ताकि हम हेल्दी रिलेशनशिप्स बना सकें और अपने फेथ को, हमारे ईमान को स्ट्रॉन्ग कर सकें. तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें विजडम, स्ट्रेंथ और कंपैशन दे ताकि हम अपने तमाम इंटरैक्शंस में बेहतर बन सकें. आमीन सुबह आमीन या रब्बिल आलमीन. तो पहले मैनिपुलेटिव टैक्टिक की तरफ मैं जा रही हूँ. ये इज़ गैसलाइटिंग. दिस वन इज़ कॉल्ड गैसलाइटिंग. गैसलाइटिंग ये जो टर्म है, ये टर्म 1938 के एक प्ले से लिया गया था. ये एक बहुत हार्मफुल साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है जो नार्सिसिस्ट टेंडेंसीज वाले लोग यूज़ करते हैं. तो गैसलाइटिंग होती क्या है? आजकल अगर से आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड मेनी ऑफ द यंगस्टर्स आर यूजिंग ओ यो शी इज़ गैसलाइटिंग मी, ही इज़ गैसलाइटिंग मी. तो दिस वर्ड हैज़ बिकम अ वेरी लाइक अ नॉर्म. लोग बस ऐसे ही लाइटली यूज़ कर रहे हैं. अगर से मैं उनसे पूछ लूँ, एक मैंने यंगस्टर से पूछ लिया, मैंने कहा कि डू यू इवन नो व्हाट गैसलाइटिंग मीन्स? तो कहने लगे कि नो. तो गैसलाइटिंग तब होती है जब कोई पर्सन सिस्टमैटिकली दूसरे के सेंस ऑफ रियलिटी और सेल्फ ट्रस्ट को इरोड करने की कोशिश करता है, ख़त्म करने की कोशिश करता है. मुस्लिम रिलेशनशिप्स में ये और भी कॉम्प्लिकेट हो जाती है क्योंकि ये कल्चरल या रिलीजियस बिलीव्स के साथ मिक्स हो जाती है. तो कॉमन साइंस के बारे में मैं बताना चाहूँगी. पास्ट इवेंट्स, आप ये रिकग्नाइज करें अगर से ये आपके साथ हो रहा है या आप किसी के जानने वालों के साथ हो रहा है तो आप उनको भी ये इल्म दे सकती हैं. पास्ट इवेंट्स या कन्वर्सेशंस को डिनाई करना, वो साफ साफ इनकार कर देते हैं जबकि उनके पास क्लियर एविडेंस हो जाता है कि अगर से कोई चीज़ हुई है तो कह देते हैं कि नहीं नहीं ये तो चीज़ हुई नहीं, तुम सब बेकार बात कर रही हो. जिस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ मेरे क्लाइंट का. वो कह रही थी कि उसने वो तहज्जुद के लिए उठी थी एंड उसने अपने शौहर के मोबाइल में देखा है कि वो मैसेजेस टिंग 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 आए जा रहे हैं, ब्लिंक हुए जा रहा है, वो वाइब्रेट हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है. हस्बैंड सुकून से सो रहे हैं. तो सुबह में पूछने लगी कि इस तरह से मैं रात में उठी थी तो मैं देख रही थी मुसलसल आपका फ़ोन पे मैसेजेस आए जा रहे थे एंड ये किसके मैसेजेस आ रहे हैं. तो हस्बैंड ने सीधी तो जवाब दी नहीं और उल्टा बहस करने लगे, लड़ने लगे, उसे कहने लगे कि भाई तुम इतनी रात को उठ के क्या कर रही थी? हाँ पता है, बड़ा तुम नमाजी बनती हो, अपने आप को बहुत साफ सुथरी परहेजगार बताती हो. मैं देखता हूँ जो तुम लेक्चर्स में ना नुमान अली खान को जिस तरह से घूरती हो ना, मैं समझता हूँ सब. तुमको अगर सुनना है तो कई लेडीज़ की सुनो ना, ये नुमान अली खान और दूसरे उनको क्यों सुनते हो तुम? मुझे पता है तुम्हारी नीयत क्या है और जो तुम बड़ा मेकअप करके जाती हो दावतों में, आदमियों को दिखाने जाती हो ना अपनी खूबसूरती की. देखो घर में तो ऐसे तैयार नहीं होती हो, बाहर क्यों जाती हो तुम इस तरह से तैयार होके? मेकअप क्यों करती हो? फिर क्यों बताती हो कि मैं उठती हूँ, तहज्जुद पढ़ती हूँ? मुझे भी तुम्हारे ऊपर शक है कि भाई तुम भी रात को कोई और काम से उठी थी. मुझे ये तहज्जुद का वास्ता नहीं देना. तो समझ रहे हो कि पास्ट इवेंट्स या कन्वर्सेशन को ही डिनाई कर देना कि भाई ऐसे कोई पूरी बात ही पलट गई. यहाँ पर बात कुछ और हो रही थी, शी वाज ट्राइंग टू से समथिंग एंड पूरी बात को ख़त्म कर दिया इस तरीके से. आके इमोशंस को ट्रैवलाइज करना, तुम बहुत सेंसिटिव हो या ओवर रिएक्ट करती हो. तो एक मेरी यूके की क्लाइंट का बताऊंगी कि शी स्पोक टू हर सिस्टर इन लॉ एंड शी सेड कि आपने इस तरह से सोशल पार्टी में, दावत में आपने मेरे साथ इस तरह की बात की, आपने ऐसे कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा. तो वो इमीडिएटली कहने लगी, अरे भाभी आप बहुत सेंसिटिव हो, आप ना हर बात को गलत मतलब निकाल लेती हो. मैंने तो इस तरह से कहा नहीं, आपको नहीं पता है कि वो लेडीज़ आपके बारे में क्या कह रही थी, तो फिर उसमें मैंने ऐसे कह दिया तो वैसे कह दिया. हर बात का आप गलत मतलब ही निकालती हो, आप हमेशा मुझ पे शक करती हो.
तो वो खुद एकदम कन्फ्यूज़ होने लगे कि वाक़ई में ऐसा, हाँ, सब सारे आपके बारे में बुरा कह रहे थे, तो उसमें मैंने ऐसे कह दिया वग़ैरह। तो बात बिल्कुल पलट दी उन्होंने एंड उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि व्हाट यू फेल्ट, लाइक इफ यू फेल्ट बैड अबाउट समथिंग, वो बिल्कुल ही इट वाज़ नॉट इवन वैलिड। ब्लेम शिफ्ट करना, आपको उनके एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल फ़ील कराना होता है कि अगर जिस तरह से कोई एक हस्बैंड का अगर से मैं बता दूँ, उन्होंने कहा कि व्हेन शी सेड कि आई डिडंट लाइक इट दैट यू हैव चीटेड ऑन मी, आपने मेरे पर चीट किया है, तो उन्होंने इमीडिएटली कह दिया कि नो, तुम्हारी गलती है, यू वर नॉट गुड विथ मी, तुमने अपने शौहर का ख्याल नहीं रखा, इस वजह से आई हैड टू चीट ऑन यू। तो इमीडिएटली ब्लेम शिफ्ट हो जाता है, कहते कि यू वर हमेशा ऐसी ही कपड़ों में रहती थी, ऐसी ही करती थी, वैसी करती थी वगैरह। वो भूल जाता है कि भाई मैं घर संभाल रही थी, मैंने आपके आपके बच्चों को देख रही थी, मैं पकवान कर रही थी, मैं सारा कुछ तो कर रही थी एंड आई वाज प्रोटेक्टिंग माय ओन चास्टिटी। तो कहते हैं सामने से कि नहीं, आई हैड टू चीट ऑन यू बिकॉज़ तुम ऐसी हो गई थी, तो मुझे चीट करना पड़ा तुम पर। आइसोलेशन, फ्रेंड्स, फैमिली के कम्युनिटी सपोर्ट से दूर करना। अगर तुम ये घर में, अगर से लाइक मेनी ऑफ देम से, ये आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड दिस, आई हैव हर्ड दिस अ लॉट, कि अगर तुम्हें ये घर में रहना है तो अपनी मम्मी या भाइयों से मिलना छोड़ दो, तुम्हें ताल्लुक तोड़ देना होगा एंड वो हमारे घर नहीं आ सकते, तो आपको आइसोलेट करना है। मुझे वो वाली दोस्त पसंद नहीं है, तुम वो दोस्त से मिलना छोड़ दो, क्योंकि वो दोस्त आपको सच बता रही है कि नहीं देखो ये गलत कर रहे हैं आपके साथ या कुछ भी इस तरह से। या फिर आप अगर से अपना दिल हल्का करने लगती हो, बताने लगती हो कि मेरे ऐसे हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रही है, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज़, मैं कन्फ्यूज़ हो जा रही हूँ, तो इमीडिएटली कहते हैं कि नहीं, अपने घर वालों से ताल्लुक तोड़ दो, अगर तुम्हें घर में रहना है तो। रिलीजियस या कल्चरल एक्सपेक्टेशंस यूज़ करते हैं आपकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट करने के लिए। अम, जिस तरह से मैंने काफ़ी फैमिली मेंबर्स का भी सुना है, इट्स वेरी वेरी सैड, बट इफ आई एम सेइंग दिस, तो इट इज़ ओनली बिकॉज आई हैव डेल्ट विद दीज काइंड ऑफ क्लाइंट्स वेयर दे हैव फेल्ट कि उनके खुद के माँ बाप, उनके खुद के बहन भाइयों ने उनके साथ नार्सिसिस्ट अब्यूज़ किया है। तो एक मदर का मैं बताने लगी हूँ, वो कहने लगी है कि ये नमाज़ें या कुरान सीखने का, बिकॉज़ शी वाज़ अ कुरान स्टूडेंट, ये नमाज़ें और कुरान सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर अपनी माँ की बात नहीं सुनना है तुम्हें, तो छोड़ दो ये सब ड्रामा ही करना छोड़ दो। बड़ा ड्रामे करती फिरती हो कि मैं कुरान क्लास जा रही हूँ, मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, देखो माँ-बाप की तो कोई बात ही नहीं सुननी वगैरह। सो again, I'm not saying कि every mother and father is like this just because they say it, but then they are certain and then you can see it from certain patterns. आपको pattern से पता चल जाता है कि yes, you are going through narcissist abuse. Public image maintain करते हैं ताकि दूसरे आपके बात believe ना करें। अब जिस तरह से again I'm gonna use one of my clients example over here, जिस तरह से वेस्टर्न कंट्री में there was this family who were very very connected with the mosque, वो मस्जिद में बहुत उनकी रिस्पेक्ट थी और वो सोशल पार्टीज़ में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी, सोशल पार्टीज़ में अपने बहू को बड़ा प्यार करती थी, सबके सामने कहती रहती थी ये मेरी बेटी की जैसी है वगैरह, इस तरह से ऐसे बंद दरवाज़ों के पीछे बिल्कुल अलग ही नज़रिया आपको मिलता था, एक अलग ही मंज़र आपको मिलता था। where they she used to emotionally and verbally abuse her बहू। गैसलाइटिंग के विक्टिम्स काफ़ी टाइम कंफ्यूज रहते हैं, एंग्शियस रहते हैं और अपने वर्थ को क्वेश्चन करते रहते हैं कि आई फील आई एम नॉट वर्थ एनीथिंग, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई वर्थ ही नहीं है। आप फ्रीक्वेंटली अपोलोजाइज करते रहते हैं, जिस जो भी आपके साथ ये नार्सिसिस्ट अब्यूज़ कर रहा है, हम उनको सॉरी 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 करते रहते हैं, अपने डिसीजंस को डाउट करते हैं और अपनी जजमेंट क्वेश्चन करते रहते हैं। इस्लाम में हमारी वर्थ हमारी रिलेशनशिप विद अल्लाह इज टाइड। अल्लाह से आपकी जो रिलेशनशिप है वो ही आपका वर्थ को डिसाइड करती है। किसी भी ह्यूमन बिहेवियर चाहे कितनी भी हार्मफुल हो, हमारी वैल्यू कम नहीं कर सकती। आपकी जो असल वैल्यू है ना वो अल्लाह के साथ ही है बस। दूसरे मैनिपुलेटिव टैक्टिक की तरफ जाते हैं, शेमिंग एंड गिल्ट ट्रिपिंग। शेमिंग क्या होता है? सेल्फ वर्थ को अटैक करता है। शेमिंग सबसे कोवर्ट येट डैमेजिंग मैनिपुलेटिव टैक्टिक है। सरफेस पे ये हार्मलेस लगता है, जैसे सटल डिस्गाइज एज अ जोक या कंसर्न, लेकिन लेकिन विक्टिम के लिए ये डीप इमोशनल वुंड्स क्रिएट करता है। जिस तरह से अगर से आप कोई सोशल सर्कल में जाती हैं, सबको पता है कि आपके हस्बैंड आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं वगैरह, इस तरह से ये क्या तुमने पहन रखा है,
कैसी लग रही हो? कितना वेट पुट ऑन कर लिया है? मुझे तो हैरत है भई कि तुम्हारे हस्बैंड अभी भी तुमको इतना चाहते हैं। अगर से ऐसी वेट पुट ऑन करती रहोगी ना और ऐसे इसी तरीके का कपड़े पहनती रहोगी तो एक दिन छोड़ देना है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें। ये सब ऊपर-ऊपर का दिखावा होता है। क्या होता है एकदम डाउट आने लगता है। ये बिकॉज़ ऑफ द शेमिंग आपको डाउट आने लगता है। क्या वाक़ई में जाके शायद आप पूछ भी लोगे, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? क्या मैं ठीक लग रही हूँ? आपको कैसी लगती हूँ मैं? या फिर अगर आपके हस्बैंड ने गलती से वो उनकी नज़र समोसों के तरफ चली गई या फिर कोई और डिश की तरफ चली गई और वहीं पर कोई एक लेडी ठहरी तो आप एकदम परेशान होने लगती है कि कहीं ये लेडी को तो नहीं घूर रहे हैं। वो बेचारे तो बस वो डिश की तरफ सोच रहे थे कि जाके खाऊँ या नहीं खाऊँ। तो बट आई एम ट्राइंग टू से दैट दिस काइंड ऑफ शेमिंग एंड गिल्ट ट्रिपिंग आपको डाउट में डाल देता है, कंफ्यूज कर देता है। शेमिंग के 2 की पॉइंट्स हैं। डेलिबरेटली अटैकिंग समवन्स सेंस ऑफ सेल्फ, क्रिटिसिज्म, sarcasm, मॉकरी के थ्रू, प्रेजेंटेशन लाइक एक और मैं आपको प्रेजेंटेशन एट वर्क लिखा है तो मैं एग्जांपल देने लगी हूँ कि एक मेरी क्लाइंट आयशा, उसने प्रेजेंटेशन दिया, सब बहुत खुश हुए। तो उसका कोलीग कहने लगा फ़ौरन से, "बस ये क्या है, ये न्यू बिगिनर्स लक है और कुछ नहीं है। तुम्हारी प्रेज़ेंटेशन में ये ख़ामी थी, वो ख़ामी थी, वो ख़ामी।" हाँ, सबने बस अब तुम्हारी एनकरेजमेंट के लिए, अब तुम नहीं हो ना इसलिए तुम्हारे एनकरेजमेंट के लिए बस तुम्हारी तारीफ़ कर दी, उसमें ज़्यादा खुश नहीं होना है क्योंकि अब देखो नेक्स्ट टाइम ना सारे वो करेंगे तुम्हारे पास, कहेंगे कि क्या तरीक़े का एमेच्योर प्रेज़ेंटेशन बना के मैं तो इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे पता है वग़ैरह इस तरह से। देखिए मेरे पास तो मास्टर्स डिग्री है, मेरे पास इतनी-इतनी ट्रेनिंग है, तुम क्या बस अब नई आई हो और बस तुमने कर दिया तो 4 लोगों ने तालियाँ बजा दी, बस तुम ज़्यादा ना समझो कि भई तुम्हारी फर्स्ट टाइम तुम्हारे को थालियाँ मिल गई, अब सेकंड टाइम भी मिलने वाली है इसी तरीके से। बस इतना बोल के चले गए। अब उसको डाउट होने लगता है, परेशान होने लगती है, सोचने लगती है कि वाक़ई में प्रेज़ेंटेशन उतना अच्छा था या नहीं है। वाक़ई में ये तो इतने साल से काम करे, वाक़ई में ये तो मास्टर्स डिग्री है, शायद इन्हें ज़्यादा पता हो। पावर इम्बैलेंस होता है, जो सेकंड की पॉइंट है, पावर इम्बैलेंस एक्सप्लॉइट करना। नार्सिसिस्ट कंट्रोल असर्ट करता है, जिस तरह से उनको किसी तरीके से कंट्रोल अपने हाथ में रखना होता है। तो ये एक और एक क्लाइंट का मैं बताती हूँ कि नई बहू थी, उन्होंने बनाया एक स्टीक जो होता है ना, स्टीक का डिश, वो इंडिविजुअल प्लेटिंग करके उन्होंने हर फैमिली मेंबर के लिए एक स्टीक का डिश बनाया, ठीक है? अब बहुत अच्छी तरीके से टेबल सेट किया वगैरह, हस्बैंड भी बड़े खुश थे। तो मदर इन लॉ ने तारीफ़, लाइक सब जने तारीफ़ करने लगे, तो मदर इन लॉ ने झट से कह दिया, "तो ये उसमें क्या है? व्हाट्स द बिग डील इन दिस? इतना सब तुम लोग तो क्यों तारीफ़ कर रहे हो? ये तो इंटरनेट से देख के कोई भी ले लेता है।" आपको पता है उनकी उनकी जो बहू है, लाइक एबीसी की जो बहू है, वो इतने ऑथेंटिक मुगलाई डिशेज़ बनाती है, वो उसने अपनी नानी से सीखा है। ये सब इंटरनेट से सीख कर ऐसे सब कोई भी बना लेता है, ये तो कोई भी अनाड़ी को भी बता दो वो बना लेता है। मगर वो उनकी जो बहू है वो इतने मज़े की, ऑथेंटिक, खाए तो बस मज़ा आ जाए। ऐसे रेसिपीज़ आपको थोड़ी ना इंटरनेट पे मिलते हैं। इमीडिएटली क्या हो गया, जो उसने इतने घंटों से ठहर कर उसने एक प्रिपरेशन की डिनर की, और वो चाह रही थी कि भाई हस्बैंड खुश हो जाए एंड हस्बैंड शुड बी हैप्पी विद व्हाट शी हैज़ मेड, वाज ऑल गॉन डाउन द ड्रेन। ये एक आइसोलेटेड एक्ट नहीं होता है, ये एक लॉन्ग टर्म डैमेज करता है जो विक्टिम को सेल्फ डाउट में डाल देता है, और ये दिस बिकम्स अ साइकिल, एक ट्रैप बन जाता है जो मुसलसिल अपने आप को डाउट करते रहते हैं। डॉक्टर मारिया आर के मुताबिक गिल्ट ट्रिपिंग में किसी को ऐसे थिंग्स से के लिए गिल्टी फील कराना जो उनके कंट्रोल में ही नहीं है। अब जिस तरह से मैंने कहा है कि अबाउट दिस प्रेजेंटेशन, या फिर मैंने आपको ये डिनर के बारे में मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, तो ये मैनिपुलेटर क्या करते हैं, अकाउंटेबिलिटी अवॉइड करते हैं और विक्टिम को रिस्पॉन्सिबल फील कराते हैं कि अ, कि सबके प्रॉब्लम्स की वजह यही है। तो इससे क्या होता है, इफेक्ट्स क्या डालता है विक्टिम के अंदर, इमोशन सप्रेस करने लगते हैं, वो एकदम अपने इमोशंस को दबा लेते हैं। जिस तरह से मैंने कहा ना, प्रेजेंटेशन में शी वाज वेरी हैप्पी, एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी विद द प्रेजेंटेशन, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, और वो उसको कन्फ्यूजन फील करती है, फिर उसे में डाउट फील करती है, उसके बाद में वो एकदम सैड फील करती है, वो अपने इमोशंस को सप्रेस कर देती है, किसी से शेयर नहीं कर सकती। अपने फीलिंग्स और नीड को क्वेश्चन करते हैं कि वाक़ई में शुड आई से दिस और नॉट,
सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं, नार्सिसिस्ट के अप्रूवल के पे डिपेंडेंट हो जाने लगते हैं। जिस तरह से अब ये लड़की आयशा, शी वाज आस्किंग दिस कोलीग कि मैंने फिर प्रेजेंटेशन बनाया है कि कल मुझे प्रेजेंट करना है, क्या आप एक दफ़ा प्रेजेंटेशन देख लोगे? नहीं नहीं, तुम तो बड़ा तारीफें ले रही थी ना, करो, कर लो, मेरी क्या ज़रूरत है। कहती है कि नहीं नहीं, आप एक दफ़ा देख लेना, माशाल्लाह आप तो मास्टर्स डिग्री आपके पास है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, एंड आप प्लीज़ एक दफ़ा देख लें, अप्रूव कर दें, तो फिर उसके बाद में मैं कल कर लूँगी, बिकॉज़ आई विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट। या फिर वो लड़की जिसने डिनर बनाया, वो अपनी माँ को कॉल करके पूछने लगी है कि मम्मा, नानी की कोई रेसिपी होगी क्या आपके पास? तो कहेगी आपको नानी क्यों याद आ गई, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। कहेगी कि नहीं, वो कुछ ऑथेंटिक रेसिपी बनाना चाह रही हूँ। तो कहेंगे कि इतने रेसिपीज़ हैं ना बेटे ऑनलाइन, कोई देख के बना लो। नहीं, नहीं मम्मा, कोई मुझे ऑथेंटिक चाहिए, कोई इस तरह से जिससे मैं कह सकूँ कि नहीं, हमारी ख़ानदान की रेसिपी है एंड बिल्कुल ऑथेंटिक है, बहुत अच्छी, इट्स नॉट फ्रॉम द इंटरनेट वगैरह। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज़, एक तो सेल्फ डाउट, फिर उसके बाद में एक अप्रूवल सीक करने लगे हैं बस, कि भाई मेरी जो सास है, जो मेरी कोलीग है, वो अप्रूव कर लेना तो मेरी ज़िंदगी तब जब सही हो जाएगी, देन ओनली। एंड honestly, no matter what you do, you will never ever get the approval of a narcissist. So आपको कभी भी उनके अप्रूवल के पीछे भागना नहीं चाहिए. You should never go running behind anybody's approval. आपको एक अप्रूवल का स्टैम्प या सर्टिफिकेट के पीछे ना भागे आप. और आप अपनी जो हमारी जो वर्थ होती है, दूसरों को प्लीज़ करने से नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से मिलने वाली असली वैल्यू वहीं से आती है बस आपकी। दैट्स वन थिंग दैट यू नीड टू रिकॉग्नाइज़ कि नहीं, मेरी वर्थ इनसे नहीं है। मैं इनकी अप्रूवल या इनके सर्टिफिकेट के पीछे ना भागूँ मैं। मुझे बस अल्लाह मुझसे राज़ी है एंड दैट्स इनफ फॉर मी। क्या डिड आई गिव माय 100% इन दिस वर्क? येस। इफ यू फील कि भाई देयर समबडी हू कैन गाइड यू प्रॉपर्ली, डू आस्क देम। डू आस्क देम इफ यू फील दैट समबडी इज मोर, जस्ट बिकॉज अगर से सामने वाला आपको डिसअप्रूव कर रहा है, आप उसके अप्रूवल के लिए भागना नहीं चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ और मिनिमाइजेशन, ये थर्ड वाला है मैनिपुलेटिव टैक्टिक। प्रोजेक्शन, अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों पर डालना। प्रोजेक्शन तब होती है जब कोई आपको उन बिहेवियर्स का या फ्लॉज का अक्यूज करता है जिनसे वे खुद स्ट्रगल करते हैं। एक नार्सिसिस्ट अपने पार्टनर को नीडी या इनसिक्योर कहता है, जबकि वो खुद ही माइल्ड क्रिटिसिज्म भी हैंडल नहीं कर सकता। अब जिस तरह से वन ऑफ माय क्लाइंट्स, शी वाज सेइंग कि व्हेनेवर आई यूज्ड टू टॉक टू माय हस्बैंड अबाउट फाइनेंसेस या बच्चों के ताल्लुक से कुछ हेल्प कर दे, तो वो इमीडिएटली घर उठा लेते थे। घर पर सर पे घर उठा लेते थे, करेक्ट कह रही हूँ। आई जस्ट थॉट आई मिक्स्ड इट अप। तो ही वुड गो इनटू अ फाइट एंड ही वुड से कि क्या फाइनेंसेस नज़र नहीं आता है, मैं इतना काम कर रहा हूँ, इस तरह से ऐसे वैसे, तुम अपनी सैलरी में से दिया करो, तो तुमको 4 बच्चे या फिर 2 बच्चे सँभाले नहीं जाते, देखो औरतें सब करती है, तो घर सँभालती है, पकवान करती है, वो करती है, ये करती है, उनकी वाइफ़ को देखा, इसकी वाइफ़ को देखा, एक ढंग से तो तुम्हारे से एक मील नहीं बनता है, मेरा ज़र्फ़ है जो मैं तुमको बर्दाश्त कर खा लेता हूँ, जो भी तुम बना लेती हो, ऊपर से अब तुम्हें शिकायतें हैं वगैरह, इस तरह से ऐसे। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ एज़ अ गुड वाइफ फर्स्ट, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ एज़ अ गुड मदर, फिर उसके बाद आकर मुझसे बात करना। तो ये इनकी खुद की जब फ्लॉज़ होती है, उस पे वो कभी बात नहीं करना चाहते, वो एक माइल्ड क्रिटिसिज्म भी नहीं ले सकते, बट इमीडिएटली वो जो बात होती है, इट इज़ जस्ट अ डिस्कशन, वो डिस्कस करिए बेचारी, वो लाइक द वाइफ इज़ जस्ट ट्राइंग टू डिस्कस कि भाई कैन यू हेल्प मी आउट, एंड इट टर्न्स इनटू ही ट्विस्ट्स एंड टर्न्स इट इनटू अ फाइट। मिनिमाइजेशन, इमोशंस को डाउनप्ले करना। मिनिमाइजेशन में दूसरे पर्सन के इमोशंस, पर्सपेक्टिव या अचीवमेंट्स को डाउनप्ले किया जाता है इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग देम विद रिस्पेक्ट। अब जिस तरह से एक बिल्कुल छोटा सा एक फैमिली वाला देती हूँ एग्जांपल आपको। एक सिस्टर को टीचर का अवार्ड मिला, शी वाज वेरी हैप्पी, बट एंड वो आकर कह रही थी, एंड उसको बिल्कुल सा लूप वार्म मिला इमोशन एट होम। दे सेड के भाई कहने लगा कि हाँ, उसमें क्या बड़ी बात है, एक टीचर का अवार्ड हर साल इनको किसी ना किसी को देना होता है, तो दे देते हैं। अगर से तुम एक इंजीनियर बनो, तो तुमको रोज जब तुम बाहर निकलोगे तब तुमको पता चलेगा कि जॉब क्या होती है। ये बस गए, बस तैयार होके निकल कर चले गए, बच्चों को पढ़ा लिया, आधे दिन से भाग कर आ गए, इसमें टीचर अवार्ड मिलने में क्या बड़ी बात है, व्हाट्स द बिग डील इन दिस। तो
ये एक एग्जांपल है। एक और भी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ वेयर लाइक अगर से लाइक देयर वाज दिस क्लाइंट आमिना, she was the narcissist and her husband was the victim over here. तो आमिना के जो ज़िंदगी में यूनिवर्स में उसकी ख्वाहिशात, उसके नीड्स और डिज़ायर के आगे कोई कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर से दानिश को कुछ भी लाइक अगर से ही इज़ टू अचीव समथिंग एट वर्क, इन द फैमिली और एनीथिंग, तो वो इमीडिएटली डिसमिस कर देती थी। वो बोलते हैं ना एज़ इफ इट्स एन इनकन्वीनिएंट डिस्ट्रैक्शन। कहती थी कि अच्छा अभी फ़िलहाल मेरे सर में दर्द है, ये सब बातें लेकर नहीं बैठो। नहीं आज पता है एक जॉब पे क्या हुआ है, मुझे सर आके उन्होंने कहा, तारीफ़ किया, अवार्ड दिया या कुछ भी सर, अच्छा ठीक है, अभी मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, जस्ट लेट इट गो। फिर थोड़ी देर में आएगी कहेगी कि भई चलो डिनर के लिए बाहर चलते हैं क्या? क्योंकि मैंने कुछ बनाया नहीं है, या फिर इस तरह से वो कहता है, वो खुश हो जाता है शायद सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो इमीडिएटली अपने दोस्तों को बुला लेती है या फिर अपने कोई फैमिली को बुला लेती है, एंड देन शी डजंट इवन मेंशन इट कि मेरे हस्बैंड को आज इस तरह से अवार्ड मिला है या तारीफ मिली है, कुछ भी इस तरह से। बस अपनी दुनिया में देखो, मैंने नया अबाया खरीदा है, मैंने अपने बाल कलर किए हैं, मैं ऐसी मैं वैसी। तो अगेन दैट्स मिनिमाइजेशन एंड डिसमिसिंग। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं विक्टिम पर? द इफेक्ट्स ऑन द विक्टिम इज लोनलीनेस, इनविजिबिलिटी, उनकी एज इफ उनकी फीलिंग्स कोई मैटर नहीं करती, डीप नीड फॉर वैलिडेशन। बहुत एकदम से पता है, अगर से कोई कह दे, जिस तरह से अगर से आप कि खाने को अगर से कोई कह दे कि अरे ये कितना मज़े का बना है, तो ये मेरे सच कह रहे हैं आप, सच कह रहे हैं, डू यू रियली लाइक इट? इस तरह से, बिकॉज यू नो व्हेन यू आर आस्किंग दिस इट शोज दैट यू हैव दिस डीप नीड फॉर वैलिडेशन। अगर आपको कोई तारीफ कर दे, आप बड़ी अच्छी लग रही है, नहीं झूठ नहीं कहो, सच कह रहे हो आप, इस तरह से। या फिर एट वर्क इफ somebody says this, oh I really like the way you make your documentations, do you really believe so? I don't think so. नहीं नहीं, of course your documentation is so robust, but you are constantly seeking validation. Do you think this is right? Do you think this is good? तो आपकी एक डीप नीड हो जाती है। रियलिटी को डिस्टॉर्ट हो जाता है ओवर टाइम। आप बिलीव नहीं करने लगते हो कि यू आर एनी गुड। यू फील दैट ओह आई एम नॉट गुड एज अ वाइफ, नॉट गुड एज अ मदर, आई एम नॉट गुड एज अ फ्रेंड, सिस्टर, टीचर, या फिर आपकी भी जो भी जॉब होती है एंड वगैरह। आप यू स्टार्ट टू बिलीव यू आर गुड फॉर नथिंग। ये बिहेवियर इनसिक्योरिटीज या लर्न पैटर्न से भी स्टेम हो सकती हैं, जो जनरेशन से पास डाउन होती हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दिस माइट बी लर्न। आई एम सॉरी टू से दिस, बट मैंने थोड़े क्लाइंट्स अभी फिलहाल भी, मैं आई थिंक देयर इज टू क्लाइंट्स दैट आई एम हैंडलिंग राइट नाउ, दैट्स कॉल्ड जनरेशनल ट्रॉमा, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है, बिकॉज दिस इज हाउ दे सॉ देयर पेरेंट्स एंड this turns into a learned behavior. हालांकि शायद maybe you have not gone through a narcissist abuse, but only because you saw your mom, your dad go through this kind of narcissist abuse, ये आपका learned behavior हो जाता है, आप उसको सीख लेती हैं and you start doing this. One of the things that I want to talk about probably in my next series, that I would want to talk about trauma, but generational trauma क्या होता है? There was this अब मेरे साथ बने रहे, I'm sorry, but this is very interesting that I would love to share with you. There was this experiment that was conducted for rats, अच्छा, एंड उसमें ना वो लोग क्या करते थे, चेरी ब्लॉसम का स्मेल स्प्रे करते थे केज के अंदर, और उसके बाद में दे वुड बी शॉट इन द हेड, ठीक है, विद डार्ट गन्स या पता नहीं, दे वुड बी शॉट इन द हेड, ठीक है। तो ओवर टाइम दे लर्न कि जब भी चेरी ब्लॉसम स्प्रे होता था और उनको इस तरह से मार पड़ती थी, तो वो जाके कोने में छुप जाते थे। जैसे चेरी ब्लॉसम स्प्रे किया जाता था, वो इमीडिएटली जाके कोने में जाकर छुप जाते थे। तो अब इनके बच्चों के बच्चे हो गए ये रैट्स के, एंड चेरी ब्लॉसम स्प्रे किया जाता था पर उनको मारा नहीं जाता था। बट तब भी जब ये रैट्स जो नए बॉर्न हुए हैं, द नेक्स्ट जनरेशन, वो इमीडिएटली जैसे ही स्प्रे आता था, वो इमीडिएटली जाकर कोने में छुप जाते थे, बिकॉज दिस इज कॉल्ड जनरेशनल ट्रॉमा। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास डाउन हो गया था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाली जो जनरेशन थी, उनको दे हैव गॉन थ्रू दिस अब्यूज वेयर दे वर हिट ऑन द हेड जब भी चेरी ब्लॉसम स्प्रे किया जाता था। बट जो सेकेंड जनरेशन है, उनको नहीं हिट किया जाता था हेड पे, बट still they feared that spray. वो spray was just very harmless. It had nothing to do with any kind of harm, but they associated it with it. तो अगर आपने, if you have seen your mom, your dad, your khala, or somebody who has gone through narcissist abuse, you tend to
pick it up. You tend to pick it up, and then you become that. You become this submissive. You start to doubt yourself. You have this deep need for validation, and all of this. You feel कि it's okay for me to be invisible. बस ये जो आपका जो भी relationship है narcissist है आपकी जिंदगी में, चाहे वो जो भी है, it can be a husband, a colleague, a neighbor, a friend. It can be your mother-in-law, sister-in-law, anybody, your mom, your dad, anybody. बस इनको limelight में रहना है, इनको सामने रहना. तो as long as ये खुश हैं, that's enough for me. दूसरे पे आते हैं, चौथे पे लव बॉम्बिंग और फ्यूचर फेकिंग. लव बॉम्बिंग क्या होता है? एक्सेसिव अटेंशन का स्ट्रैटेजिक यूज होता है. ये नार्सिसिस्ट का एक बहुत बड़ा हथियार होता है. जो डॉक्टर रमानी के मुताबिक लव बॉम्बिंग एक इंटेंस चार्म ऑफेंसिव होती है, जो कांस्टेंट कम्युनिकेशन और फ्यूचर प्लानिंग ताकि वो करते हैं ताकि कि विक्टिम्स को इमोशनली हुक किया जा सके. विक्टिम्स के सेल्फ एस्टीम को रेगुलेट करना और उन्हें इमोशनल रोलर कोस्टर पर रखना. तो इसका प्रोसेस क्या होता है? ओवरवेलमिंग अटेंशन इनिशियली देते हैं, डीप कनेक्शन का एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, शिफ्ट टू डिवैल्यूएशन, विक्टिम ट्रैप फील करता है, इन अ साइकिल ऑफ सीकिंग अप्रूवल. ठीक है, तो एक रिसेंट मेरा केस में जो फिलहाल मेरा चल रहा है, तो उनको बुला ले रेहाना. ठीक है, just changing the names, रेहाना. तो वो कहने लगी मुझे कि she was coming from a family of like lot of childhood trauma and stuff like that. जब वो बड़ी हुई वगैरह, she was already engaged and she came from US to South Asian region में वो आई, एक देसी country में आई, and she was looking for like उनको जाकर कार पिकअप करनी थी. तो this sales driver like जो salesman होता है, कार का salesman, he asked for the like वो documentation के खातिर passport मांगा उसने. तो पासपोर्ट दिया उन्होंने. इमीडिएटली उनको पता चल गया कि ये यूएस पासपोर्ट होल्डर है ये. तो उनसे बहुत मीठी मीठी बातें करने लगा और उनसे पूछने लगा वगैरह उनके बारे में. वो कहने लगी कि मेरी ऑलरेडी इंगेजमेंट हो चुकी है, बट यू नो व्हाट, मुझे बहुत रिलीजियस पर्सन पसंद है वगैरह. आई रियली लाइक इफ समबडी इज रिलीजियस एंड वगैरह. एंड उसके बाद में वो उनका नंबर वगैरह ले लिया, उनसे बात करने लगा, बस दोस्ती करना चाह रहा हूँ आपसे. एंड अच्छा चलो भाई, अब नमाज का वक्त हो गया है, मैं सुबह में तहज्जुद उठ के दुआ करता हूँ कि भाई आपकी जैसी बीवी बस मुझे मिल जाए वगैरह. ऐसे ऐसे बस शुरुआत तो दोस्ती से की, फिर एक डीप कनेक्शन का एक इल्यूजन क्रिएट किया. बताने लगे कि भाई दिस इज समथिंग यू नो, मुझे आप जैसी बस लड़की चाहिए वगैरह. बहुत इतना ज़्यादा उनको लव बॉम्बिंग की, मोहब्बत से, गिफ्ट से और हर तरीके से, कि वो उनकी चाल में फंस गई. And then she broke off her engagement, got married to this person, and he cheated on her, not with one but multiple partners. And वो हमेशा उनको झूठ बोलता रहा. उनको तुम जैसी अगर से बीवी हो तो ऑफ कोर्स एक आदमी तो बाहर जाएगा ही. तुमने अपने आप को कभी देखा है? तो वो एकदम कंफ्यूज रहती थी. फिर वो कहाँ गई वो मोहब्बत, जो मोहब्बत के वादे किए थे, जो मोहब्बत का इजहार हुआ था, वो सारा कहाँ गया? where is it? It's just gone. Why? Because of course जो उनका एक्स था, he wanted to come to USA, so he used her. फ्यूचर फेकिंग में ग्रैंड प्रॉमिसेस किए जाते हैं शेयर्ड फ्यूचर के बारे में, जो नार्सिसिस्ट फुलफिल करने का इंटेंशंस ही नहीं रखते. डॉक्टर क्रेग मेल्किन्स उनकी कॉन्सेप्ट ये है कि नार्सिसिस्ट फीडिंग की जाती है, जिस तरह से विक्टिम के होप्स और ड्रीम्स के से सेटिस्फैक्शन गेन करना विदाउट एनी कमिटमेंट. तो फ्यूचर फेक करते, भाई हम एक ऐसी जिंदगी जिएंगे, हम एक ऐसी तरह का घर बनाएंगे, हम ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे वगैरह. फ्यूचर फेकिंग करते हैं. एंड उनको कॉन्स्टेंटली आप लव बॉम्बिंग के साथ जब फ्यूचर फेकिंग करते हैं, द विक्टिम स्टार्ट्स टू बिलीव देम कि हाँ शायद देखो मुझे ऐसे ही फ्यूचर चाहिए, दिस इज व्हाट आई वांट इन माय लाइफ वगैरह. एंड देन दे नेवर गेट इट, दे नेवर एवर गेट इट. एक और केस के बारे में मैं बात करती हूँ, नाम मैंने फिर चेंज किया है. समीर कन्वेंसेस माया टू क्विट हर जॉब, प्रॉमिसिंग कि मैं पूरी तरीके से फाइनेंशियली मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम्हें आर्ट का शौक है, तुम आर्ट परस्यू करो वगैरह, एंड मैं तुमको कम्प्लीटली सपोर्ट करूँ. ये सब ये कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दो तुम. वो बिल्कुल, शी वॉज वेरी हाई पेड एंड शी वॉज डूइंग सो वेल एंड एवरीथिंग लाइक दैट. एंड दे मेट थ्रू वर्क एंड ही मेड हर क्विट हर जॉब. ठीक है, तुम एक स्टे एट होम रहो, तुम सुकून से रहो ना, मैं तुम्हें एक महारानी बनाकर रखना चाह रहा हूँ, एंड तुम क्यों ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाती हो. वो इमीडिएटली राजी हो गई. शादी के बाद उसने जॉब छोड़ दिया. शी वाज डूइंग दिस आर्टिस्टिक परस्यूट एंड ऑल दैट, बट आहिस्ता आहिस्ता उसने कंट्रोल करना शुरू किया. तो मैं अगर से वो कुछ भी मांगती थी कि मुझे पेंट के लिए पैसे चाहिए, मुझे ये ब्रशेस के लिए, कैनवस के लिए कुछ भी पैसे चाहिए, बस तुम्हारा खर्चा करा लो तुम वगैरह, इस तरह से. नहीं, मैं अभी नहीं देता. अगर से इफ़ यू आर गोना डू दिस फॉर मी ओनली देन आई एम गोना गिव यू दिस मनी. तो एकदम से उसने फाइनेंशियल
कंट्रोल करना शुरू कर दिया। थ्रू फाइनेंसेस ही स्टार्टेड कंट्रोलिंग हर। तो कभी भी अगर आपको कोई लव बॉम्बिंग कर रहा है या फ्यूचर फेक कर रहा है, वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू टेल मे बी योर सेल्फ और योर डॉटर्स और योर सन्स इज कि भाई पहले एक्शन पे फोकस करो, ना कि उनके वर्ड्स पे। कभी किसी के भी एक्शन पे फोकस किया करो। मैंने ये भी सुना है लाइक अबाउट इन लॉज ऑल्सो, सॉरी टू से दिस, इनिशियली वो लोग बहुत मोहब्बत, बस ये बहू नहीं है मेरी बेटी है, एंड दे कीप सेइंग दिस, एंड देन इनिशियली देन पर्दे सारे गिरने लगते हैं, एंड फिर पता चलता है कि नहीं, यू नो व्हाट, this all this love bombing and future faking was only so that they can assert control. अच्छा, तो नेक्स्ट पे आते हैं फिफ्थ पॉइंट, इनवैलिडेशन, फीलिंग्स को डिसमिस करना। डॉक्टर माशा के मुताबिक इनवैलिडेशन में किसी के फीलिंग्स या एक्सपीरियंस को क्रिटिसाइज या मिनिमाइज या डिनाई किया जाता है इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग विद एम्पैथी। अगर वो कह रही है, अगर से यू नो इफ अ पर्सन सेज दैट आई एम फीलिंग, अ फ्रेंड है, ठीक है, आपकी फ्रेंड, इफ यू हैव नार्सिसिस्ट फ्रेंड, वो क्या कह रही है कि मुझे बुरा लग रहा है, यू नो यू स्पोक टू मी लाइक दिस, आई डिडंट लाइक इट वगैरह, वो गेट ओवर इट, इनफ। जब देखो ड्रामे करती रहती हो, जब देखो रोती रहती हो, बस तुमको अपने पर अटेंशन चाहिए और कुछ नहीं। तो वो कहती है, मैं तुमने इस तरह से मेरे साथ बदतमीजी की है, या यूज्ड मी, यू हैव लाइक, यू नो, तुमने, या फिर you borrowed my clothes and then you tore them up and ये तुम्हें पता नहीं है कि this was so expensive for me, this was so special for me। कहते हैं इनफ, यू नो, आपका सेल्फ वर्थ को इमीडिएटली डिसमिस किया जाता है। सेल्फ वर्थ को इरोड हो जाता है, ओन एक्सपीरियंस को प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है, इमोशनल डिस्कनेक्शन फील होता है, सेल्फ डाउट और आइसोलेशन फील करने लगते हो आप। डॉक्टर बर्ने ब्राउन्स रिसर्च कहता है कि रिसर्च में कहा गया है कि इनवैलिडेशन से इमोशनल डिस्कनेक्शंस होती हैं जो हमारी इनेट नीड टू फील हर्ड एंड अंडरस्टूड को ब्लॉक कर देती हैं। तो ये हमारी इनेट है, हम सबके अंदर है। वी नीड टू फील हर्ड, वी नीड टू फील अंडरस्टूड। अगर से कोई हमारे को थोड़ा सा, आप अपने अंदर देखें, दिस इज सच एन इनेट थिंग, ऑल ऑफ अस वी हैव दिस। द मिनट इफ समबडी सेज दैट आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, तो आप इमीडिएटली उनकी तरफ आपको लगाव फील होने लगता है, या फील मैं समझती हूँ आपको, आई हियर व्हाट यू से, एंड हाँ, मैं आप जैसा फील कर रही हो मैं भी वैसे फील किया करती थी। इतना ही कह दे वैसे इंसान, आप इमीडिएटली कनेक्शन फील करती है, एंड यू इमीडिएटली वांट टू कनेक्ट विद देम। हर इंसान एक नहीं कंडीशनल नहीं, इनकंडीशनल लव को सीख करता है, बट विद नार्सिसिस्ट यू टेंड टू गेट कंडीशनल लव ओनली। रिलेशनशिप्स में इमोशनल परफॉर्मेंस होता है, जो सिर्फ फोकस परफॉर्मेंस पे होता है कि भाई अगर से तुम मेरे लिए ये करोगी, तो मुझे प्लीज करोगी, तब मैं सोचूंगा, नॉट दैट यू नो यू विल इमीडिएटली गेट दैट लव बैक, नो नो नो, दे विल से कि हम सोचेंगे, and you just keep upping up the game, नहीं तो you just become a better wife first, become a better mother first, become a better friend first, या फिर एक better daughter sister जो भी, तब हम maybe I'll get pleased। तो and you get वक्त के साथ आपको डिफिकल्टी होती है to embrace your own self। I will use the same example as like you know जो मैंने पहले यूज किया था समीर और माया का। तो समीर puts माया down in front of others। अगर से कोई, बिकॉज शी इज़ एन आर्टिस्ट, अगर से कोई दावत हो जाए या कोई पार्टी हो जाए, एंड वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरा घर को, पूरे टेबल को सजा देती है वगैरह, तारीफ़ें मिलती है उसको, तो इमीडिएटली कहता था ये सब बेकार की चीज़ें, बस ये थोड़ा ये डाल दो, थोड़ा वो डाल दो, अपने आप को आर्टिस्ट बुला लो। और हम जैसे लोगों को पता है कॉर्पोरेट जॉब किस तरह से रखती है, इस तरह से हम अब मैं भी माया के जैसे जॉब क्विट करके घर पे तो नहीं बैठ जा सकता, अपनी ये पेंटिंग करने, थोड़ा सा सजाने धजाने को मैं नहीं घर पे बैठ सकता ना। तो अब ये है, मैं कमाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तो उनको सारा फ्री टाइम मिलता है ये सब अपने शौक़ पूरे करने का। तो पब्लिकली ही डिसमिस्ड हर कॉन्फिडेंस, एंड फिर वो अगर समीर वुड ब्लेम माया ऑन हिज ओन शॉर्टकमिंग्स एंड मिस्टेक्स, deflecting accountability and refusing to take responsibility for his actions। अगर से कुछ जॉब पे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, करे या वगैरह, तो सीधा घर पर आकर ही वुड ब्लेम माया कि तुम अगर इतना मेस ना करो घर पर, अगर मुझे सही से पका के दो, बच्चों को टेक केयर कर लो, तो मैं अपनी जॉब पे फोकस कर सकता हूँ ना, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब पे प्रॉब्लम हुई है वगैरह, इस तरह से। ऐसे तुम तो चाहती हो कि भाई इस तरह से मेरे जॉब पे कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तुम तो अपनी जॉब रख नहीं सकी एंड मेरी जॉब पर तुम इस तरह से प्रॉब्लम करती हो। So she said it was always like walking on eggshells around him, कि बस कब नाराज ना हो जाए, कब गुस्सा ना आ जाए।
और शी यूज्ड टू फील आइसोलेटेड, क्योंकि अगर से उनकी फैमिली या उनकी फ्रेंड्स अगर से उनको कहती थी कि नो यू आर सो टैलेंटेड, तुम इतनी अच्छी हो, तुम इतनी, यू आर सो टैलेंटेड एंड यू सो हार्ड वर्किंग, व्हाई डोंट यू गो गेट योर सेल्फ, अपनी जॉब वापस लो, यू विल गेट योर जॉब, तुम आर्ट एज एन आर्टिस्टिक, तुम एज एन आर्टिस्ट यू आर सो गुड, व्हाई डोंट यू पुट अप अ डिस्प्ले वगैरह, इंशाल्लाह तुम्हारे तो इतने हाथों हाथ बिक जाएंगे तुम्हारे। तो इमीडिएटली वो फ्रेंड से बात करना छोड़ दो, वो फैमिली मेंबर मेरे घर नहीं आएगा। तो दिस ही स्टार्टेड टू आइसोलेट हर। डबल स्टैंडर्ड्स रखते थे, जो रूल उनके लिए होते थे वो रूल of course would be very high standard and for her it would not be the same। अब जिस तरह से मुझे जॉब पर जाना होता है तो of course I will spend so much money on my sunglasses, on my clothes and everything, for you you don't need all the money for all of this, I'm not spending my money on you, तुम्हें तो क्या है, तुम्हें तो घर बैठे रहना है। तो that's again जो all of this is invalidation। नार्सिसिस्ट रेज के बारे में बात करते हैं, जो इंटेंस एंगर आउटबर्स्ट होता है। डॉक्टर हेंस कोहॉट और ओटो कर्नबेक के रिसर्च के मुताबिक नार्सिसिस्ट रेज एक इंटेंस एंगर आउटबर्स्ट है जो तब होती है जब नार्सिसिस्ट का सेल्फ इमेज थ्रेटेंड फील होता है। थोड़े से साइंस बताती हूँ, फिर उसके बाद एग्जाम्पल देने लगती हूँ, जैसा कि डिसअप्रोप्रिएट रिएक्शन, माइनर क्रिटिसिज्म्स पर एक्सट्रीम एंगर, वर्बल अटैक करना, डीमीनिंग लैंग्वेज या पर्सनल इंसल्ट्स देना, ब्लेम शिफ्टिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफ्यूज करना, थ्रेट्स देना जैसे अबैंडनमेंट, पनिशमेंट या रिटेलिएशन, फिजिकल एग्रेशन, एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज या वायलेंस, इनएबिलिटी टू काम डाउन, एंगर लॉन्ग टाइम तक रहना। मेरी एक ऑस्ट्रेलिया की क्लाइंट है, वो कहने लगी कि भाई उनकी मदर इन लॉ जब भी इस तरह से उनको गुस्सा आता था एंड वगैरह, इफ़ शी वुड नॉट लिसन टू हर, बट उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हो जाता था, इफ़ शी वुड वॉक आउट जस्ट टू काम हर सेल्फ डाउन, जस्ट गो फॉर अ वॉक या कुछ भी किसी तरीके से अपने को काम करे, क्योंकि घर का माहौल इतना ख़राब होता है। तो वो इमीडिएटली जब वो वापस आती थी, चीखना चिल्लाना लग जाना कि भाई ये घर पूरा इस तरह से पड़ा है और पकवान भी मुझे करना पड़ता है, चीज़ें बस उठाना पटकना और बदवाएँ देना कि है ना, मैं तुम्हें बदवा देती हूँ, बेटे को बदवा दे देना, बहू को बदवा दे देना कि मैं बदवा देती हूँ वगैरह इस तरह से। तो वो बेचारी परेशान हो जाती थी कि कौन माँ ऐसी होती है जो अपने बेटे को बदवा देती है, जो अपने बहू को बदवा देती है। और फिर शी यूज्ड टू बी वेरी अपसेट बिकॉज़ घर का माहौल इतना इंटेंस हो जाता था, इतना इंटेंस कर देना, बिल्कुल होता है ना एग्रेसिव हो जाना, लाउड वॉइस में बात करना एंड ऑल दैट, दिस कॉल्ड नार्सिसिस्ट रेज। एंड ये तो अब मैंने इन लॉ का दिया, बट आई एम श्योर यू वुड सी दिस एट वर्क प्लेसेस, यू वुड सी दिस एट होम विद द स्पाउसेस या फिर इन लॉज, फैमिली मेम्बर्स एंड कई जगहों पे आप देख सकते हैं, नेबर्स में भी देख सकते हैं, या फिर आप पब्लिक में भी देख सकते हैं। बाज़ वक़्त अगर से कोई लाइन काट रहा है और आप कहते हो एक्सक्यूज़ मी द लाइन इज़ ओवर हियर, यू नीड टू स्टैंड ओवर हियर, एकदम से चीखने चिल्लाने, चीज़ें फेंकने करने, उनका आजकल का नाम कैरन है, पीपल कॉल देम कैरन। अगर से एकदम से दे थ्रो फिट ऑफ रेज इन द पब्लिक, दे आर कॉल्ड कैरन। इसका इम्पैक्ट क्या होता है विक्टिम पे? रिलेशनशिप्स और प्रोफेशनल लाइफ डैमेज हो जाती है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और चिल्ड्रन का इमोशनल डेवलपमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट होता है, ट्रस्ट ब्रेक डाउन हो जाता है, मुस्लिम कम्युनिटीज़ में हार्मनी डिस्टर्ब हो जाती है। So it's not just one person who's getting affected, it's the whole Muslim community that gets affected। Seventh point पे आते हैं, cohesion, force or threats। This is more of a extended version of narcissist rage। डॉक्टर लुंडी बैनक्रॉफ्ट के वर्क के मुताबिक कोहेशन एक पैटर्न है जिसमें पार्टनर्स एग्रेशन, फोर्स या थ्रेट्स यूज करके दूसरों को कंपाइल करता है। ये इसके डिफरेंट टाइप्स में बताती हूँ, जैसे शाउटिंग, नेम कॉलिंग, हार्श लैंग्वेज, स्लैमिंग डोर्स और थ्रोइंग ऑब्जेक्ट्स, पर्सनल स्पेस इन्वेड करना, रिलीजियस टेक्स्ट मिसयूज करना, कंट्रोलिंग बिहेवियर जस्टिफाई करने के लिए। वन ऑफ द पीपल हु कम टू माई माइंड इज ऑफ दिस person who had a very narcissist husband, तो he used to do all of that। अगर से उनकी वो उनके हिसाब से ना चले, उनकी बात ना सुने, तो he would start shouting, name calling, बच्चों के सामने वो जाकर अब बाथरूम में बंद हो जाया करती थी, कभी तो नेबर्स पुलिस को बुला लिया करते थे और वो रिलीजियस टेक्स्ट यूज़ किया करता था कि मैं शौहर को माजी खुदा कहा गया है, सजदा करने का हुक्म दिया गया है, जो मैं कहता हूँ वैसी करना चाहिए तुम्हें, जिस तरह से मैं कहता हूँ वैसी रहना चाहिए तुम्हें वगैरह इस तरह से। तो ही वुड डू दैट।
अगर मैं हाउ डू यू फाइंड आउट दैट आपके साथ ये हो रहा है? तो आपकी ओपिनियन एक्सप्रेस करने से आपको डर लगता है। अगर आप ये कहती हो कि ये जो पर्दे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कल पर्दे खरीदने गए हैं, आपको ये पर्दे का कलर पसंद नहीं आ रहा है और आपके हस्बैंड को बड़ा पसंद आ रहा है। तो आप अपना ओपिनियन नहीं कहते, पूछते हैं, डू यू लाइक इट? आप कहते हो बहुत बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। आपका आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं ये शेड में हम थोड़ा एक लाइट ब्राउन ले सकते हैं क्या? यू कांट से दैट। दैट्स हाउ आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता। इनफैक्ट अपना ओपिनियन देने डरती हो आप। कॉन्स्टेंटली वॉकिंग ऑन एक्शेल्स कि पता नहीं कब गुस्सा आ जाए, कब अपसेट हो जाए, कब मूड खराब हो जाए। अच्छा चल रहा है ना उनका मूड, चलो ऐसे ही लेकर चलते हैं ऐसे। फ्रेंड्स और फैमिली से आइसोलेशन, वो आप चाहते हैं कि आपको कट ऑफ कर दे फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई नो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ ओवर हियर बट मोस्ट ऑफ दिस मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स एक्चुअली इंक्लूड दिस। एक्टिविटीज़ में प्रेशर अगेंस्ट योर ओन वैल्यूज़, कि अगर आपके वैल्यूज़ नहीं भी हैं तो उसके बावजूद आपको प्रेशर किया जाता है कि नहीं, डोंट व्हाई डोंट यू डू दिस वगैरह इस तरह से। तो जिस तरह से अगर आप कह दो कि नहीं आई डोंट ये जो आपकी जो भी ये है गैदरिंग है ये मिक्स है, इसमें मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज मैं हिजाब करती हूँ, तो मुझे नहीं पसंद है वगैरह। तो कुछ भी उठाकर बोल देंगे। हाँ बड़ा, तुम अपने जब फैमिली में जाती हो तुम्हारे कजन्स वाले सारे दिखते हैं तुमको, तब कोई मसला नहीं है तुमको, अब तुमको मसला हो रहा है वगैरह इस तरह से। ये थोड़े जो मैंने सुने हैं ना, इट कीप्स कमिंग टू मी दैट आई एम एबल टू से इट बैक टू यू, जो क्लाइंट्स ने मुझे बताया है वगैरह। अच्छा, अब हमारे घर में मेन एंड वुमेन इक्वल होंगे जिस तरह से। वन मोर थिंग दैट आई रिमेंबर हियरिंग फ्रॉम माय क्लाइंट इज कि भाई अगर उन्होंने कहा कि वन ऑफ माय क्लाइंट टोल्ड मी दैट अगर से वो कहती है कि भाई कुछ ओपिनियन देती है किसी चीज़ के बारे में, तो इमीडिएटली उनके हस्बैंड यही पलटा कर कहते हैं, अच्छा मतलब कि अब तुम फेमिनिज्म लाओगी घर पर, मतलब कि अब हम दोनों इक्वल है, मैन वुमेन हम लोग इक्वल है। जस्ट बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वेस्टर्न कंट्री दैट डज नॉट मीन तुम अब गोरी गोरी औरतों की हरकतें करना शुरू करोगी तुम। यू थिंक दैट मैन एंड वुमेन आर इक्वल एंड बस अब मैं जो कहूँगी वैसी करना है, तो चलो ठीक है ऐसे ही करते हैं ना। रेस्टोरेंट जब जाते हैं तो तुम आधा पे करना, मैं आधा पे करता हूँ। वो एकदम चुप हो जाती, कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि बच्चों के साथ शायद हमें ऐसे करना चाहिए। अच्छा ठीक है ऐसा करो ना, तुम ही कर लो सारा कुछ, तुम कमा लो, तुम बच्चों को जहाँ डालना है डाल लो, जो करना है कर लो, बट यू डोंट चैलेंज माई डिसीजन। अगर मैंने डिसीजन ले लिया तो तुम्हें उसे चैलेंज नहीं करना है। तो ओवर हियर देयर इज नो कन्वर्सेशन। अब जिस तरह से अगर से मदर इन लॉ ने डिसाइड कर लिया कि चिकन बनेगा, तो आपने ये नहीं, आप ये नहीं कह सकती कि हम लास्ट लास्ट दावत में भी। तो यू फील दैट यू डू नॉट हैव एन ओपिनियन। इस्लाम क्या सिखाता है हमको? इस्लाम सिखाता है रिस्पेक्ट फॉर फैमिली और कम्युनिटी एंड पर्सनल ऑटोनॉमी। जो इस्लाम सपोर्ट करता है शूरा, म्यूचुअल कंसल्टेशन और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो यू हैव अ राइट कि मैं आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ, यू शुड नॉट फील थ्रेटेन, यू शुड नॉट फील एज इफ यू हैव अ नो, यू डोंट हैव एनी राइट टू से अगर अब मैं कोई बात कह दूंगी तो अब बड़ी लड़ाई हो जानी है। यू डोंट फील दैट, इनफैक्ट यू फील कि नो इट्स ओके फॉर मी टू से। हाँ ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात मानी जाएगी, बट आई कैन गिव माई ओपिनियन। मैं कह सकती हूँ कि नहीं चले ये नहीं ये बना लेते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ये बच्चों के साथ हमें क्या करना चाहिए। दिस शुड बी अ डिस्कशन, दिस शुड बी अ शूरा, म्यूचुअल म्यूचुअल कंसल्टेशन। एथ पॉइंट पर आते हैं, नार्सिसिस्ट फेवर्स। नार्सिसिस्ट अपने गुड डीड्स का मेंटल टैली रखते हैं और इन फेवर्स को रिलेशनशिप में करेंसी की तरह यूज करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यू आर एट वर्क एंड वो कोई आपके कोलीग है जो आपको कभी खाना लेकर आकर डेस्क पे रख देते हैं, आपका कुछ वर्क कर देते हैं वगैरह। एंड अ फ्यू टाइम्स अब आपको वो एडवाइस भी कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, कभी छोटे मोटे गिफ्ट दे देते हैं। कभी हमारे ख़ानदान में भी इस तरह से होता है, जहाँ पर यू नो यू गेट गिफ्ट्स एंड वगैरह कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट कर देते हैं या टाइम दे देते हैं, एंड देन दे इमीडिएटली कीप अ टैली अबाउट विद फॉर दैट, एंड आपको याद दिलाते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे किया है, अब तुमने ना मेरा एक प्रेजेंटेशन है ऐसा करना कि तुम वो मेरा प्रेजेंटेशन बना के नेक्स्ट वीक रेडी करना है। अगर आप कहोगे नहीं मेरा खुद का काम इतना ज़्यादा आई वोंट बी एबल टू कहने, वो इमीडिएटली दे विल गो इनटू नार्सिसिस्ट रेज। दे विल से कि मैंने तुम्हारे लिए इतना इतना किया, मैंने तुमको जब तुम शुरू में नहीं थी मैं तुमको लंच ला के दिया करता था, मैं तुम्हें ये करता था वो करता था, और अब जब मैं तुमसे एक छोटा सा फेवर मांग रहा हूँ तो यू कांट इवन डू दैट वगैरह। तो अब इमीडिएटली अब आप इन डेप्थ
एहसान तले दब जाते हो एंड आपको उनका एहसान फील होता है एंड यू फील के नो आई हैव टू डू दिस। देयर वाज अनदर पर्सन हु हैड सेड कि उनके मामू ने उनके सेकंड हैंड गाड़ी थी जो रखी हुई थी, उन्होंने कहा ले लो भाई तुम ले लो, कोई मसला नहीं है वगैरह इस तरह से। फिर हर दावत में मेंशन करना मैंने अपनी गाड़ी दे दी, मैं अपनी गाड़ी दी, वो गाड़ी तो पता है सेकंड हैंड थी, उसमें इतना सारा पैसा लगा, इतना काम था, बट सबको बताना कि भाई मैंने तो गाड़ी दी है। तो ये जो नार्सिसिस्ट फेवर्स होते हैं ना, ये बर्डन फील होने लगते हैं और आपको वो अनग्रेटफुल बताने लगता है। किस तरह से मैंने फिर वो कॉल आ जाता है मामू का कि भाई फ़ौरन घर आओ, हमारे घर पे दावत है, मुझे ये काम है वगैरह इस तरह से ऐसे, या फिर मुझे वहाँ जाना है, तुम लेके जाके मुझे ड्रॉप कर दो। और आप कहोगे कि नहीं आई एम रियली सॉरी, आई एम बिज़ी राइट नाउ, मैं नहीं कर सकता, तो फिर आपको याद दिलाने लगेंगे, भाई तुम जो गाड़ी में बैठकर यूनिवर्सिटी जा रहे हो ना, वो गाड़ी मैंने दी है तुमको। They try to remind you of the ihsan that they have done. It's not out of genuine kindness, but it is to keep a control over you. कि कल को फिर then they can use it against you. साइलेंट ट्रीटमेंट पर आते हैं, वन ऑफ द मेजर वंस। साइलेंट ट्रीटमेंट एक इमोशनल पनिशमेंट होता है, ठीक है। डॉक्टर किपलिंग विलियम्स के रिसर्च शोज कि साइलेंट ट्रीटमेंट एक वर्बल एग्रेशन होता है, जो वर्बल एग्रेशन जो करता है ना इंसान, उससे भी ज़्यादा हार्मफुल होता है। व्हाट आर द साइंस ऑफ दीज व्हाट आर द साइंस ऑफ दिस साइलेंट लाइक साइलेंट ट्रीटमेंट के क्या साइंस होते हैं? हाउ डू यू रिकॉग्नाइज कि आपके साथ साइलेंट ट्रीटमेंट हो रहा है? अब्रप्टली कम्युनिकेशन कट ऑफ हो जाता है, ठीक है। इमीडिएटली जिस तरह से कुछ हो गया, आपने उनकी बात नहीं मानी, अब वो आपसे बात करना छोड़ दिए हैं, आपकी तरफ भी देखना छोड़ देते हैं, आपके प्रेजेंस को भी एक्नॉलेज नहीं करते। अब आके बात कर रहे हो, सलाम कर रहे हो, तो उठकर चले जाते हैं, चेहरा उस तरफ पलटा लेते हैं, सोशल सिचुएशंस में आपको इनविजिबल फील कराते हैं। और नॉन वर्बल क्यूज जिस तरह से आप आ जाए तो अब ये आ गई, इस तरह से, या फिर आई रोल करना। तो वन ऑफ आई विल यूज़ द वन फ्रॉम माय यूके वन, तो जो यूके की क्लाइंट थी, वो कहने लगी कि जो मेरी सिस्टर इन लॉ थी, मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी। जैसा उन्होंने कहा कि मेरी घर की दावत में एक सर्टेन वे में मुझे ये लोगों को बुलाना है, मुझे ये पकाना है, मुझे ये करना है, तो मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने कहा कि नहीं, ये तो मेरी घर की दावत है, मैं अपने हिसाब से करूँगी। तो दावत तो हो गई, बट उसके बाद में उनको साइलेंट ट्रीटमेंट मिलने लगा। अगर से वो पार्क में जाती, स्कूल में मिल लेती है, कहीं पर भी जाती, वो उनसे बात ही नहीं करती, सलाम का जवाब नहीं देती, चेहरा पलटा देती, और इसी तरीके से शी वुड बिहेव विथ हर टिल शी वुड एक्चुअली गो एंड शी वुड से सॉरी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, आप नाराज हैं मुझसे, नाराज ना रहे वगैरह इस तरह से। शी वुड हैव टू गो एंड अपोलोजाइज टू दैट सिस्टर इन लॉ। एक वाक़या कहती हूँ मैं आपको, मेरी जो इंडिया की क्लाइंट है उनका वाक़या कहती हूँ मैं। तो वो मुझे कहने लगी कि मेरे हस्बैंड वुड गिव मी साइलेंट ट्रीटमेंट टिल आई वुड से सॉरी टू हिम, एंड फिर वो कहते कि नहीं, सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें एज अ वाइफ प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम 1 2 3 4 थिंग्स करोगी, तब मैं तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट करूंगा, तब मैं तुमसे बात करने लगूंगा। और वो मैं कहती थी कि अच्छा मुझे बताए तो सही, व्हाट वुड यू फील जब साइलेंट ट्रीटमेंट होता है? तो कहती है कि मुझे बहुत डिप्रेशन जैसा होता है, क्योंकि घर में कोई है नहीं, मैं अकेली रहती हूँ, एंग्जाइटी फील होती है, मेरे एकदम से सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, वो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते, एक पावरलेसनेस, कंफ्यूजन होता है। बच्चे भी देखते हैं कि भाई मैं उदास हूँ, पापा बात नहीं कर रहे हैं वगैरह इस तरह से, मेरा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है, और मैं डेस्परेट हो जाती हूँ टू प्लीज़ हिम, कि उनके पसंद का खाने बनाने लग जाती हूँ, तैयार होके उनके लिए रहती हूँ, उनके लोगों को इनवाइट कर देती हूँ, किसी तरीके से भाई वो मान जाए, मूड ठीक हो जाए बस। बट आपको अगर से मैं रियलिटी बताऊँ, ये साइलेंट ट्रीटमेंट ना नार्सिसिस्ट की इनसिक्योरिटीज़ का रिफ्लेक्शन है, आपकी वर्थ का नहीं। अगेन आपकी वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड बाय इट, वो उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। नंबर 10 पर आते हैं फ्लाइंग मंकीज़। फ्लाइंग मंकीज़ क्या होती है? आई डोंट नो इफ यू हैव रेड द बुक विज़िट ऑफ ऑज़। इट्स अ लवली चिल्ड्रंस बुक, उसके ऊपर मूवी भी बनाई गई थी, काफ़ी टाइम वो लिखा भी गया है, देयर आर लॉट ऑफ वर्जन्स ऑफ इट। बट ये फ्लाइंग मंकीज़ का टर्म, ये 10th वाला मैनिपुलेशन है। ये लोग वो होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिसे नार्सिसिस्ट रिक्रूट करते हैं अपने टारगेट को कंट्रोल एंड मैनिपुलेट करने के लिए। अब सपोज़ कि उन्होंने गैसलाइटिंग कर ली, उन्होंने प्रोजेक्शन कर लिया, उन्होंने शेमिंग कर ली, उन्होंने साइलेंट ट्रीटमेंट कर लिया, उसके बावजूद उनके कंट्रोल में आप आ ही नहीं रही हो, आपका कॉन्फिडेंस तो माशाल्लाह है और आप उनके उसमें आ ही नहीं रही हो, तो ये लोग फ्लाइंग मंकीज़ को रिक्रूट करते हैं, हायर करते हैं,
और ये कौन होते हैं? ये फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोवर्कर्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, जिस तरह की टीचर्स वगैरह कोई ना कोई। तो एक स्टोरी बताने लगी हूँ कि जो नेबरहुड की होती है ना लेडीज़, ये सोशल लेडीज़ जो होती हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, दिस इज़ वेरी कॉमन। तो ऑल ऑफ अ सडन सारे के सारे, क्योंकि उनकी एक अ, एक और लेडी के साथ कुछ बात सही नहीं हुई एंड अब उनको कंट्रोल करना था ये लेडी को, तो इमीडिएटली उन्होंने ये लेडी को आइसोलेट करना शुरू कर दिया। दूसरे लेडीज़ को बता दिया कि ये देखो ये बहुत बड़ी ख़राब औरत है, इससे बात नहीं करना है, हम सब सारे मिलकर इसको आइसोलेट करते हैं। और फिर कभी वो किसी को भी कॉल करती थी तो इमीडिएटली कह देते थे कि सॉरी मैं बिज़ी हूँ, मैं नहीं आ सकती, और ये सारे मिलकर कहीं न कहीं जाते थे एंड उनको आइसोलेट करना शुरू कर देते, उनके बारे में नेगेटिव न्यूज़ स्प्रेड करने लगते थे इसी तरीके से। शी यूज्ड टू फील लोनली, शी यूज्ड टू फील सैड, शी यूज्ड टू फील एज़ इफ कि उन्होंने शायद कुछ गलती कर दी। उन्होंने सोचा कि शायद ये जो नार्सिसिस्ट है, इनके साथ मैं दोस्ती कर लूँ, इनको माफ़ी माँग लूँ, इनको मना लूँ तो शायद सारे मुझसे मान जाएँ। दूसरा एक और एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मदर इन लॉ का, जो उन्होंने अपनी बेटियों को और दूसरे रिलेटिव्स को यूज़ करने लगी कि चलो भई गैंग अप होते हैं और ये बहू के अगेंस्ट गैंग अप होते हैं क्योंकि ये मेरी बात नहीं मान रही है। इसको आइसोलेट करते हैं और इसको कन्फर्म टू बिहेवियर करते हैं कि भई अगर से तुम अपनी सास की बात मान के रहो, या फिर दूसरे रिलेटिव्स आके कहने लगे पता है मेरी बहू ऐसी-ऐसी है, इतनी अच्छी है, वो ऐसे मेरी बात मान के रहती है, वो ऐसे करती, वैसे करती। नहीं बेटे ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। आपको भी बात मान कर रहना चाहिए। अगर आपकी माँ कुछ कहती है वगैरह, आपकी जो मदर इन लॉ है वो कुछ कहती है वगैरह, तो आपको मान लेना चाहिए। चलो भई अगर वो नाराज़ भी हो जाए, वो आपसे बात नहीं करी, आप जाके बात करो, कोई मसला नहीं है वगैरह। या अपने डॉटर्स को रिक्रूट करती हैं कि भई नो, ये क्या पहन के रखा है आपने? लुक एट यू, यू लुक सो बैड, गो एंड चेंज। भाई को तो ऐसा हरगिज़ पसंद नहीं है, शायद भाई को बहुत पसंद आए, बट इमीडिएटली वो कहने लगती है नहीं भाई को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। किस तरह से? बिल्कुल हल्का-सा मेकअप आपने किया हुआ है, जाएँ अच्छे से लिपस्टिक लगाएँ, बहुत अच्छा तैयार हो, भाई को तो ऐसे ही पसंद आता है। हमने तो ये, पर भाई तो बेचारे कुछ नहीं कहते, भाई को तो सिंपल लड़की पसंद है। तो हाउ डू यू रिकॉग्नाइज़ कि फ्लाइंग मंकीज़ आपके अराउंड है? ऑल ऑफ अ सडन वो अपने आप को डिस्टेंस कर देते हैं। जो पहले सपोर्टिव थे, एकदम से पहले जो आपके साथ थे, जो आपसे अच्छी बात करते थे, ऑल ऑफ अ सडन आपको छोड़ने लगते हैं, आपको डिस्टेंस करते हैं। फॉल्स नेगेटिव या नेगेटिव स्टोरीज़, नैरेटिव्स या नेगेटिव स्टोरीज़ स्प्रेड होने लगती हैं। गैसलाइटिंग बिहेवियर होता है, ओवर रिएक्टिंग ना करो, ज़्यादा सेंसिटिव ना बनो, वगैरह इस तरह के जुमले यूज़ किए जाते हैं। आपको आइसोलेट किया जाता है और नार्सिसिस्ट के मैसेजेस डिलीवर किए जाते हैं। जिस तरह से अब मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि कोई रिलेटिव आता है और कहता है कि नहीं, मेरी बहू तो इतनी अच्छी है, भई आप भी ऐसी ही रहा करो, आप भी अपनी सास की बात मान के रहो, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। अगर से उन्होंने कह दिया कि ये नहीं ये बनेगा या फिर ये नहीं ये पहनो या घर में ऐसे नहीं ऐसे होगा तो आप भी कर लो, उसमें क्या है? बड़ों की बात सुनना तो बहुत अच्छी चीज़ है वगैरह इस तरह से। तो फ्लाइंग मंकीज़ ऑफ्टन नार्सिसिस्ट के मैनिपुलेशन का विक्टिम होती हैं, कंप्लीटली ब्लेम वर्दी नहीं होती है। तो नॉट नेसेसरी कि भाई ये सारे लोग जिसको उन्होंने हायर किया हुआ है, रिक्रूट किया हुआ है, दीज़ आर बैड पीपल, नो नॉट नेसेसरली। मे बी वो खुद ये नार्सिसिस्ट की बातों में आ जाते हैं और उनको खुद भी असलियत का पूरा पता नहीं होता है। ठीक है ना? तो व्हाट डू यू डू? मैं आपको की टेक अवेज़ दे रही हूँ बिफोर आई एंड दिस लेक्चर। अवेयरनेस इज़ एंटीडोट। अच्छा, मैनिपुलेशन टैक्टिक्स जितने मैंने आपको समझाई है, उनको आपको समझना ज़रूरी है। दैट्स योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग सो दैट यू कैन डिसमैंटल देम। अब जब आपने ये सारे टैक्टिक्स समझ गई हो आप, तो अब आप या ये ना करें प्लीज़ खुदा के लिए कि जाकर कोई आप नार्सिसिस्ट हो, आप नार्सिसिस्ट हो। मैंने आज ही सुना है लेक्चर में सिस्टर सैयदा कह रही थी, हस्बैंड बेचारे खाना खा रहे, उनको कह दिया कि भई आप तो बड़े नार्सिसिस्ट हो। आज ही सिस्टर सैयदा ने कहा, आपको बेचारे उनके गले से न न्योला नहीं उतरेगा। नहीं ऐसा ना करें आप। Knowledge is good, but this is again half knowledge because we are just in our second lecture and I am still going to talk about a lot of things. मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगी and मैं आपको सिखाऊंगी कम्युनिकेशन कैसे करना है। One of the major things that I would encourage you to do is not label anybody as a narcissist. आप लोग clinical psychologist नहीं हैं, आप किसी को clinical diagnose नहीं कर सकती. These are some of the tactics that I have spoken about. That does not mean that you can go and label anybody because बाज़ वक्त ऐसे भी हो सकता है कि कोई स्ट्रेस की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, लर्न बिहेवियर की वजह से इस तरह का इंसान बन जाता है, टॉक्सिक इंसान बन जाता है।
आप एम्पैथी से रहें, अपनी हीलिंग पे फोकस करें और इस्लामिक पर्सपेक्टिव को अपने नज़रिए में रखें, जहाँ आपकी जो वर्थ है वो अल्लाह के साथ है। कुरान की आयत आती है, इन्ना माल उसरि युस्रा, इन्ना माल उसरि युस्रा, कि हर मुश्किल के साथ आसानी, हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो इंशाल्लाह आसानी आएगी, बट नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट. जस्ट बिकॉज यू हैव दिस नॉलेज, यूज़ इट टू अंडरस्टैंड द पीपल, रिकग्नाइज द पीपल अराउंड यू, बट डू नॉट लेबल देम. एंड मेरे आगे के लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला आप सुने कि हाउ डू यू बेस्ट कम्युनिकेट, हाउ डू यू हील योर सेल्फ, हाउ डू यू टैकल एंड बी अराउंड दीज पीपल. तो दुआ पढ़ते हैं, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व साबित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन. मेरी प्यारी बहनों, आज हमें जो नार्सिसिज्म अब्यूज़ के डिफरेंट मैनिपुलेटेड टैक्टिक्स के बारे में सीखा, ये नॉलेज आपको एम्पावर करने के लिए है, एक हेल्दियर रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए. इंशाअल्लाह ताला आप एक हेल्दियर रिलेशनशिप बिल्ड करेंगी विद दीज पीपल. आप अलोन नहीं हैं, हेल्प अवेलेबल है. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं अपना इंडिविजुअल केस आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ, you have my number, email address, my website. Please reach out to me. Islamic teachings guidance provide करती है, recovery possible है. तो हमारे नेक्स्ट सेशंस में इंशाअल्लाह ताला यू लर्न अबाउट प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज जो मॉडर्न साइकोलॉजी और इस्लामिक टीचिंग्स पे मबनी है. मैं एक कोट के साथ फिनिश करूंगी इंशाअल्लाह ताला. दिस कोट इज बाय मैंडली हेल फ्रॉम हर बुक यू आर इनफ. And I would find myself again, not the same version of me that I was looking for, but a stronger version, a wiser version. A woman who knew that they were enough, just as they were. A woman who had been tried in the fire, but instead of being burned by it, came out gold. A woman who finally, after doubting and questioning and striving and hustling for their worth for years, that they were enough, that they were and is and always be enough. तो इसका मतलब ये होता है कि भाई इसका मुझे ये बहुत खूबसूरत कोट इसलिए लगा कि भाई हम जब अपनी सारी ज़िंदगी अपने आप को क्वेश्चन करते रहते हैं, स्ट्रेस करते रहते हैं कि भाई लोग हमसे खुश है क्या, आर दे प्लीज विद अस, हम आँख से गुजरते हैं, बट हम एज अ गोल्ड ही बाहर निकलते हैं. व्हेन वी रियलाइज हमारा जो वर्थ है वो सिर्फ अल्लाह के साथ है. May Allah grant you strength, wisdom, or peace as you continue this journey of healing and self-discovery. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.